मोनिका की कहानी भाग 2। आजकल तो मुझे अब सपने भी बहुत अजीब अजीब आने लगे हैं। मैं वीना को पुकारती हुई उनके पीछे पीछे भागती हूँ, पर वह मेरी आवाज़ नहीं सुनते। वह किसी लड़की का हाथ थामे मुझसे आगे तेज़ तेज़ कदमों से चलते चलते जाते हैं। कई बार मेरा मन हुआ कि मैं मोनिका के बारे में इनसे पूछूं, लेकिन कभी कुछ पूछ नहीं पाई। शायद अंदर का डर कुछ करने और पूछने से रोकता है। डरती हूँ अगर पूछने पर वीना ने वह सब कह दिया जो मैं सुनना नहीं चाहती तो क्या होगा। तब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, क्या होगा अंकित का। इसीलिए सोचती हूँ जैसा चल रहा है चलने दूँ। पति पत्नी का रिश्ता तो कांच के बर्तन के समान होता है। कहीं उसकी मजबूती जांचने के चक्कर में उसे स्वयं ही चकनाचूर न कर बैठूं। इसीलिए गुस्सा या शिकायत करने की अपेक्षा पहले से कहीं ज़्यादा विनय का ध्यान रखने लगी हूँ। उन पर ज़्यादा प्यार लुटाने लगी हूँ ताकि उनके दिल में मोनिका अपनी जगह ना बना सके। मेरा ध्यान भले ही फ़ोन पर मोनिका की आवाज़ सुनकर भटक गया था, लेकिन मैं निरंतर बेटे को हिम्मत बढ़ाने और उसके खून को रोकने की कोशिश में लगी थी। अंकित इतना नुकसान हो जाने के डर से बिना आवाज़ निकाले दर्द सह रहा था और आंसू बहा रहा था। अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने फ़ौरन साथ बन रही कोठी के बाहर खड़े ठेकेदार को आवाज़ देकर जल्दी से कोई ऑटो या टैक्सी ले आने के लिए कहा। मेरी घबराहट देखकर उसने परेशानी का कारण पूछा तो मैं जल्दी से उसे सब बताकर मदद की गुहार लगाई। वह फ़ौरन वहाँ का इंतज़ाम करने के लिए दौड़ गया। इस बीच मैं घर में रखे पैसे उठाकर बाहर के ताले चाबियाँ उठा ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज़ सुनते ही धैर्य हुआ कि जल्दी ही अस्पताल जाने का इंतज़ाम हो गया। बाहर का दरवाज़ा खुला ही था। मुझे एक खूबसूरत, स्मार्ट और नौजवान तेज़ कदमों से अंदर आता दिखाई दिया। यह टैक्सी या ऑटो चालक तो नहीं हो सकता। सब सोचकर ही मैं घबरा गई। यह कौन सी नई मुसीबत आ गई। मुझे दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। इसी तरह सफ़ेद पोश बनाकर ही तो आजकल लुटेरे घरों में घुसते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती या पूछती, उस युवक ने प्रश्न किया, आप मिसेस शर्मा हैं ना? क्या हुआ अंकित को? यह सुनकर मैं तो डर गई। यह तो सब कुछ जानता है, पूरी तैयारी के साथ आया है। मुझे इतना परेशान देखकर वह बोला, घबराइए नहीं, मैं जय हूँ, मोनिका का हस्बैंड। मेरा ऑफिस यहाँ पास ही है। उसी ने मुझे फ़ोन करके यहाँ भेजा है। तभी उसकी नज़र अंकित पर पड़ी। इसके सारे कपड़े खून से लथपथ थे। जगह जगह चोट लगी हुई थी। फर्श पर भी यहाँ वहाँ खून गिरे हुए थे और खून से सनी हुई रुई बिखरी हुई थी। डिटॉल की गंध से पूरा घर भरा था। यह सब देखकर वह भी घबरा गया। अब तक अंकित भी लगभग बेहोशी की हालत में आ गया था। इसे तो बहुत चोट आई है। मैं इसे बाहर गाड़ी में बैठाता हूँ, आप जल्दी से ताला बंद करके आ जाइए। इतना कहते हुए उसने अंकित को पकड़कर ले जाना चाहा, लेकिन अंकित खड़ा होते ही उसकी बाहों में झूल गया। उसने तुरंत 10 साल के अंकित को गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ दौड़ा। जय को सब पता था। वह तुरंत ही पास के नर्सिंग होम में इमरजेंसी वार्ड में हमें ले गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने अंकित का तुरंत इलाज शुरू कर दिया। यह डॉक्टर का कहना था कि खून बहुत बह गया है, फिर भी घबराने की बात नहीं, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अंदर डॉक्टर अंकित का इलाज कर रहे थे और जय भाग भाग कर उनके कहे अनुसार ज़रूरी कार्रवाई पूरी कर रहा था। मेरे पास उसके धन्यवाद के लिए शब्द नहीं थे। मुझे पता ही नहीं लगा कब एक युवती मेरे पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अब अंकित कैसा है? मेरे उत्तर देने से पहले ही कमरे से बाहर आते हुए जय ने बताया, अंकित अब ठीक है, ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, घबराने की कोई बात नहीं। मुझे समझते देर नहीं लगी कि युवती मोनिका है। इतना सुंदर रूप, इतना सादा पहनावा, इतना आकर्षक व्यक्तित्व, इतनी मधुर वाणी में तो उसे देखते ही रह गई। पास पास खड़े जय और मोनिका की जोड़ी इतनी अच्छी लग रही थी।
मानो बने ही एक दूसरे के लिए हो। सर की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें सब कुछ नहीं बताया। मीटिंग से जुड़ी ज़रूरी जानकारियाँ और पेपर अपने साथी को देकर ही मैं यहाँ आ पाई हूँ, लेकिन इस सब में मुझे समय तो लगना ही था। कहानी का तीसरा पार्ट। लेकिन मेरी आंखें तो आत्मग्लानि के कारण ऊपर उठ ही नहीं रही थी। बिना ठीक से किसी को जाने पहचाने हम कैसे उसके बारे में ऐसी वैसी धारणा बना लेते हैं। मोनिका के काम करने के तरीके, उसकी झट से सही निर्णय लेने की योग्यता और उसके व्यवहार में एक ही नज़र में सब जब मुझे इतना प्रभावित कर दिया है, तो अगर दिन भर इसके साथ काम करने वाले विनय इनकी तारीफ़ करते हैं तो उसमें गलत क्या है। मैं तो बस मूर्त बनी उसे सुन रही थी और देख रही थी। मैं अंकित के पास जाने के लिए उठी ही थी कि जय बोला, अब घबराने की कोई बात नहीं, बच्चों को तो चोट लगते ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम उसे घर ले जाएंगे, 2-4 दिन आराम करेगा, आपकी देख रेख में रहेगा तो जल्दी भला चंगा होकर दौड़ने लगेगा। कितना अपनापन उसके शब्दों में। आपकी तो सारी शर्ट ही खराब हो गई है। जय की शर्ट पर लगे अंकित के खून के धब्बे देखकर मैं कहा, कोई बात नहीं, अंकित के सामने शर्ट क्या महत्व रखती है, वैसे भी हम इसे बहुत पहन चुके हैं। अब अलमारी से बाहर करने वाले ही था, तभी नर्स ने बाहर आकर हमें पुकारा। मैं जय के साथ अंदर गई। डॉक्टर ने कुछ ज़रूरी दवाएं लिखी और अंकित को कुछ दिन आराम करने की हिदायत देकर उसे ले जाने के लिए कह दिया। घर पहुंचते ही अंकित को बिस्तर पर ठीक से लेटाकर मैंने उसको धन्यवाद करते हुए उसे एक कप चाय के लिए रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। अंकित नीम बेहोशी की हालत में सो रहा था। सारा सामान बिखरा पड़ा था, यहाँ तक कि बेडरूम में टूटे कांच के बहुत से टुकड़े बिखरे पड़े थे, लेकिन मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। रह रहकर एक ही विचार मन में आ रहा था कि आज जय समय पर ना आता या मोनिका पल भर में हमारी मदद के लिए इतना सब ना सोचती तो कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था। फ़ोन अगर विनय भी उठाते तो भी वह इतनी जल्दी घर नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि उनके ऑफिस घर से दूर है। कांच के उन टुकड़ों को उठाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मोनिका के कारण मेरे और विनय के बीच खींची दीवार के टुकड़े हैं, जो मोनिका से मिलने के बाद टूटकर बिखर गई। उन टुकड़ों को बीनते हुए एक एक टुकड़े में मुझे अपना बड़ा ही भद्दा अक्ष दिखाई दे रहा था। मैं जल्दी से उन्हें इकट्ठा करके घर से दूर फेंक दिया। ठीक हो गया है, मैं घर पूरी तरह से सेट कर लिया है। मेरे विशेष आग्रह पर जय और मोनिका आज हमारे घर डिनर पर आ रहे हैं। मैं अपने हाथों से तरह तरह के व्यंजन तैयार किए हूँ। अब मोनिका के बारे में मेरी सोच बिल्कुल बदल गई है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मोनिका ने ही अपने व्यवहार से मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। औरत का ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन सच कहूँ तो किसी से बिना मिले बिना जाने हमें किसी के बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। मैं कितनी गलत थी, यह सोच सोच कर मन आत्मग्लानि से भर जाता है। उस दिन की घटना ने मेरी समझ पर पड़ा नासमझ का पर्दा हटाकर मुझे एक नई सोच दी है, एक ऐसी नज़र दी है जिसे व्यक्ति की सही पहचान कर सकूं। मैं यह सब सोच ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बज उठी। दरवाज़ा खोला तो जय और मोनिका हाथों में फूलों का बहुत ही सुंदर गुलदस्ता और अंकित के लिए गिफ्ट लिए मुस्कुराते हुए खड़े थे। वह हम सबसे बड़े प्यार से मिले। दोनों की शादी को अभी 2 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन दोनों में आपसी प्यार और सूझबूझ के देखते ही बनती है। थोड़ी देर बाद जय और विनय ड्राइंग रूम में बैठ गए। मोनिका मेरे पास किचन में आ गई। हालांकि सब कुछ तैयार था, फिर भी क्रोकरी सेट करने और खाना लगाने में बराबर मदद करती रही और बातचीत भी करती रही। देर तक घुल मिलकर बात करते हुए वह एकाएक बोली, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको भाभी कर सकती हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती वह मुझे बताते हुए बोली, मैं ऐसे ही कर रही थी क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है ना, फिर भी अगर आपको बुरा लगे हो तो। कहते कहते वह रुक गई। मुझे भला क्यों बुरा लगेगा, बिल्कुल तुम मुझे भाभी कर सकती हो। मैं तो इकलौती हूँ, इसीलिए मेरे सास ससुर सिर्फ बूढ़े सास ससुर हैं, वह भी गांव में रहते हैं, इसी बहाने कोई अपना यहाँ भी होगा। कहते हुए मैं उसे गले से लगा लिया। सचमुच एक जादू सा था उसके व्यक्तित्व में।
दोस्तों कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।